मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पाँव में छाला होगा, बिना परेशानियों के इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं मुकुंद मोहन आपको अपने YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं टीचिंग एप्टीट्यूड का ये तीसरा वीडियो आज आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। इसके पहले मैंने आपको 2 वीडियो दे चुका हूँ जिसमें आपको बेहतर और काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है, तो उम्मीद करते हैं कि आपको इस वीडियो में भी काफ़ी अच्छा हमारे द्वारा किया गया ये प्रयास अच्छा लगेगा। तो टीचिंग एप्टीट्यूड जो कि एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए दोस्तों, अभी सिलेबस जो हमारा तय नहीं है, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है, लेकिन कुछ बातें जैसे कुछ न्यूज़पेपर में ये आ रहे हैं कि पेपर जो है जून में होने की संभावना है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बिल्कुल गलत है, कुछ लोग कहते हैं कि ये सही है। क्या ये संभव है कि जून में पेपर हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि अगर एक बार यूपी में जो 69,000 वैकेंसी आई थी, इसमें नोटिफिकेशन के मात्र 40 दिन के अंदर पेपर ले लिया गया था, तो इसी प्रकार से हमें जो है वेट नहीं करना चाहिए कि नोटिफिकेशन आएगा तब हम तैयारी शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए। हमें जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे सिलेबस कुछ भी आए कभी भी आए, लेकिन उसमें जो पार्ट है टीचिंग एप्टीट्यूड, ये आना 100% तय है। तो क्यों ना हमें जिस पे भरोसा है कि हाँ ये सिलेबस में आना तय है, तो हम उसकी तैयारी शुरू कर दें। तो चलिए ज़्यादा विलंब न करते हुए हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा क्लास है ये है महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल का विवरण। ये महत्वपूर्ण शिक्षण कौशल का विवरण, देखिए पहला है आपका खोज प्रश्न कौशल। खोज प्रश्न कौशल, शिक्षक को पढ़ाते समय बीच बीच में खोजक या अनुशीलन प्रकार के प्रश्न पूछकर छात्रों का ध्यान आकर्षित करना चाहिए। देखिए, जब भी कोई शिक्षक क्लास में पढ़ा रहा हो, वर्ग में बच्चों के बीच पढ़ा रहा हो, तो बीच बीच में बच्चों का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो बच्चों से सवाल करे जो वो पढ़ा रहा हो। ऐसा करने से क्या होगा, छात्रों के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न करके उनके पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान से जोड़ना चाहिए। और जो शिक्षक हैं उनको ये चाहिए कि छात्रों के अंदर हम एक जिज्ञासा उत्पन्न करें और क्या करें, उनके पूर्व ज्ञान से नवीन ज्ञान को जोड़ना चाहिए। स्पष्टीकरण का कौशल, शिक्षक पाठ्य विषय वस्तु को पढ़ाते समय जो व्याख्या करे और उनको स्पष्ट तरीके से क्रमबद्ध तथा सार्थक शब्दों के द्वारा किया जाए। देखिए, स्पष्टीकरण का मतलब क्या होता है कि जब भी टीचर क्लास ले रहा हो तो उसी समय लेक्चर को ही समय ही वो क्या करे, चीज़ों को स्पष्ट तरीके से एक सिस्टमैटिक ढंग से सार्थक शब्दों में समझाए ताकि वो विषय वस्तु सरल हो जाए। स्पष्टीकरण कौशल के घटक, शब्दों का उच्चारण सही हो, जो समझा रहा हो, जो बता रहा हो उसका उच्चारण बिल्कुल सही हो, उचित शब्दों का प्रयोग करें, व्याख्या करते समय मुख मुद्रा सही हो, मतलब जो है उसकी जो शरीर की जो एक्टिविटी है, मुख मुद्रा है, वो भी क्या होना चाहिए, सही होना चाहिए। कथनों में तारतम्यता होना, कथनों में तारतम्यता होना, असंबद्ध कथनों की अनुपस्थिति, विचारों में परस्पर जुड़ने वाले शब्दों का प्रयोग होना चाहिए। आगे आपका सर उद्दीपन परिवर्तन कौशल, स्किल ऑफ स्टिमुलस वेरिएशन। देखिए, शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए अपने शारीरिक चलन, हाव भाव, व्याख्यात्मक शैली के द्वारा उद्दीपन का प्रयोग करता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया को रुचिकर बनाने के लिए अपने शारीरिक चलन, हाव भाव, व्याख्यात्मक शैली के द्वारा उद्दीपन का प्रयोग करता है।
जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग, श्याम पट पर लेखन कला, छात्रों के पास जाकर प्रश्न पूछना आदि। उद्दीपन परिवर्तन के कौशल घटक क्या हैं? यह शरीर संचालन, हाव भाव, मुख मुद्रा, आंखों व हाथों के संकेत, स्वर में उतार चढ़ाव, भाव केंद्रीयकरण, छात्र शिक्षक अंतःक्रिया में परिवर्तन, श्रव्य दृश्य क्रम में परिवर्तन और छात्रों का सहयोग। नेक्स्ट है सर पुनर्बलन कौशल, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट, स्किल ऑफ रीइंफोर्समेंट। अब सर बात ये आती है कि आखिर पुनर्बलन क्या होता है। तो देखेंगे सर कि पुनर्बलन से तात्पर्य छात्रों द्वारा जिस क्रिया से पुनः बल मिले कार्य करने के लिए, यानी जिस क्रिया से पुनः बल मिले उस कार्य को करने के लिए वो कहलाता है हमारा पुनर्बलन कौशल कहलाता है। जैसे पुरस्कार मिलने से छात्र के अंदर धनात्मक पुनर्बलन होता है और वह रुचि पूर्वक अध्ययन करता है, और दंड मिलने से ऋणात्मक पुनर्बलन छात्र गलती को सुधार करता है। देखिए पुनर्बलन भी सर दो प्रकार का होता है, एक धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। तो अगर किसी बच्चे को कोई अच्छा पुरस्कार मिला अच्छे कार्य के लिए तो वह क्या होता है? धनात्मक पुनर्बलन होता है, जिससे वह क्या होता है? उसे उस कार्य को दोबारा करने का मन करता है। शोध अध्ययन में यह हम बताते हैं कि धनात्मक पुनर्बलन का प्रभाव ऋणात्मक पुनर्बलन की तुलना में ज़्यादा अच्छा पड़ता है। अतः पुनर्बलन कौशल का अभ्यास इस प्रकार कराया जाता है कि शिक्षक धनात्मक पुनर्बलन का प्रयोग अधिक से अधिक और ऋणात्मक पुनर्बलन का प्रयोग कक्षा शिक्षण के क्षेत्र में कम से कम करें। ये कहना ये चाह रहे हैं कि जो धनात्मक पुनर्बलन है उसका प्रयोग अधिक हो और जो ऋणात्मक पुनर्बलन है इसका कम से कम हो। पुनर्बलन कौशल के घटक क्या है सर? यह प्रशंसात्मक कथनों का प्रयोग, पुनर्बलन का समुचित उपयोग, हाव भाव तथा अन्य अशाब्दिक संकेतों का प्रयोग, छात्रों के सही उत्तरों का श्याम पट पर लिखना, छात्रों के विचारों से अपनी सहमति को प्रकट करना। इसके आगे है सर दृष्टांत कौशल। देखिएगा सर, दृष्टांत कौशल के द्वारा विषय वस्तु की प्रस्तुति को सरल बनाया जाता है। दृष्टांत कौशल के द्वारा विषय वस्तु की प्रस्तुति को क्या बनाया जाता है? सरल बनाया जाता है। जैसे शिक्षक व्याख्या के माध्यम से विषय वस्तु को स्पष्ट नहीं कर पाते तो वह चित्र, उदाहरण आदि के द्वारा, यानी मानचित्रों के द्वारा, ग्लोब के द्वारा, दृष्टांत तथा उदाहरणों के माध्यम से शिक्षक जो है नवीन, जटिल व अमूर्त ज्ञान को सरलता से छात्रों तक पहुंचा देता है। देखिएगा दृष्टांत या उदाहरणों के जो प्रकार हैं, टाइप ऑफ इंस्टेंस फॉर एग्जाम्पल, ये सर दो तरह के होंगे, अशाब्दिक और क्या होगा सर? शाब्दिक। अशाब्दिक को देखेंगे वास्तविक उदाहरण, मॉडल तथा चित्र, मानचित्र व रेखा चित्र और प्रायोगिक प्रदर्शन। और शाब्दिक का असर होता है कहानी, कथन, घटना का वर्णन, चुटकुले, कविता, निबंध या लेख। अब सर यहाँ से जो उपयोगी होती है हमारा परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य, यानी यहाँ से जो हमारा स्टार्ट हो रहा है ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट अब हमें फैक्ट पढ़ने हैं सर। तो आप ध्यान से इनको एक बार दो बार सुनिएगा। देखिए अभी जो भी मैं ला रहा हूँ सर वो वन लाइनर के फॉर्म में ला रहा हूँ। जैसे ही आपका सर सिलेबस आएगा तो हम इसे जो है ऑप्शन यानी ऑब्जेक्टिव फॉर्म में परिवर्तित करेंगे। देखिएगा शिक्षण के क्षेत्र में बोलबाला चल रहा है, शिक्षण के क्षेत्र में बोलबाला चल रहा है अधिगम के सिद्धांत का, अधिगम के सिद्धांत का। भटनागर ने किन सिद्धांतों का विवरण प्रस्तुत किया है? भटनागर ने शिक्षण अधिगम के सिद्धांत का विवरण प्रस्तुत किया है।
गेज ने शिक्षा अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत कब किया है? तो 1963 में गेज ने शिक्षा अधिगम के सिद्धांत के बारे में अपना मत प्रस्तुत किया है। शिक्षण अधिगम के सिद्धांत को मनोवैज्ञानिक रियान ने कितना बताया है? 2 बताया है। रियान के अनुसार शिक्षण के सिद्धांत कौन कौन से हैं? एक्जियोमेटिक और इम्पिरिकल। एक्जियोमेटिक और इम्पिरिकल। शिक्षण सिद्धांत को माना गया है कला और विज्ञान। शिक्षण सिद्धांत में बीओ स्मिथ ने आवश्यक तत्व बताए हैं। कितने बताए हैं सर? वो 4 बताए हैं। तो बीओ स्मिथ के सिद्धांत जो है 4 देख लीजिएगा। पहला कहता है शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के लिए कथन। शिक्षण व्यवहार के लिए चरों के लिए कथन। चरों के पारस्परिक संभव संबंधों का प्रतिपादन। चरों तथा शिक्षण व्यवहारों के सह संबंध। शिक्षण व्यवहार के चरों का मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक परिस्थितियों के संदर्भ में। अब है सर कि शिक्षण का सिद्धांत आदर्शमूलक सिद्धांत है। जो शिक्षण का सिद्धांत है वो आदर्शमूलक सिद्धांत है। ये कथन है सर ब्रूनर महोदय का। शिक्षण का सिद्धांत बहुत ही तर्क वाक्यों का एक समूह होता है जिससे एक और शिक्षा के परिणामों तथा दूसरी ओर छात्र की विशेषताओं में पारस्परिक संबंधों को स्पष्ट किया जाता है। यह कथन है टैवर्स महोदय का। शिक्षण सिद्धांत सिखाने की प्रक्रिया से संबंधित है जबकि अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से। शिक्षण सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है। शिक्षण सिद्धांत जो है सर वो जो है सीखने की प्रक्रिया से संबंधित है जबकि अधिगम सिद्धांत सीखने की प्रक्रिया से। शिक्षण सिद्धांत आदेशात्मक होता है जबकि अधिगम सिद्धांत विवरणात्मक। अधिगम सिद्धांतों की जो प्रकृति होती है वो मनोवैज्ञानिक होती है। अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है जानवरों पर प्रयोग करके। जो अधिगम के सिद्धांतों का निर्माण किया जाता है सिद्धांत का वो जानवरों पर प्रयोग करके। शिक्षण सिद्धांतों की रचना की जाती है मानव पर प्रयोग करके। शिक्षण की 2 विशेषताएं बताइए। तो ये विशिष्ट होते हैं, यह सांस्कृतिक संरचना पर आधारित होते हैं। शिक्षण के सिद्धांत के मुख्य चर हैं शिक्षक तथा छात्र। व्यवहार में परिवर्तन होना समान अर्थ में होता है सीखना। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होना अधिगम है गिलफोर्ड महोदय का। व्यवहार के कारण परिवर्तन होना ये क्या है सर? गिलफोर्ड महोदय का कथन है। व्यवहार के अर्जन में उन्नति की प्रक्रिया ही अधिगम है। यह स्किनर महोदय का। किसका है? स्किनर महोदय का। पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभव द्वारा परिवर्तन ही अधिगम है काल्विन महोदय का। अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जैसे विकास। अधिगम जो है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है विकास। जैसे वृद्धि जो है एक समय के बाद रुक जाती है लेकिन विकास जो है सर वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समीक्षात्मक चिंतन क्रिटिकल थिंकिंग में जिस प्रकार मानसिक क्रियाएं दिशा व्याख्या चयन सृजन समालोचना होती है अधिगम कहलाते हैं। यह है सर क्रो एंड क्रो की कथन। क्रो एंड क्रो की कथन। अधिगम प्रक्रिया के कितने कारक होते हैं? तो सर इसके 8 कारक होते हैं। पिछड़े वर्गों के बच्चों की शिक्षण समस्या का समाधान किया जाता है इटार्ड और सैग्यून। किस मनोवैज्ञानिकों ने दावा किया था कि वह अपनी इच्छानुसार बालकों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है? वॉटसन महोदय ने। किस वैज्ञानिकों ने यह दावा किया था कि वह अपनी इच्छानुसार बालकों को डॉक्टर इंजीनियर बना सकता है? एक कथन है सर वॉटसन सर का। शिक्षण कार्यों के आधार पर शिक्षण प्रत्यय का विश्लेषण किया जा सकता है। यह सोरेनसन तथा हस्क का। सीखना विकास की प्रक्रिया है। सीखना जो है ये विकास की प्रक्रिया है। ये वुडवर्थ महोदय का कहना है।
अधिगम का आधार क्या है? तो सर अधिगम का जो आधार है वह है परिपक्वता। सीखने के नियम के प्रतिपादक है यह है थॉर्नडाइक। कौन है सर? थॉर्नडाइक। सीखने का नियम के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक। नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया है, ये कथन सर है वुडवर्थ महोदय का। किसका है सर? ये वुडवर्थ महोदय का, कि नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया है, यह सर जो है किसका कथन है? वुडवर्थ महोदय का। अधिगम की क्रिया जीवन पर्यंत किस रूप में चलती है? तो चेतन या अचेतन। अधिगम की जो क्रिया है जीवन पर्यंत किस रूप में चलती है? तो चेतन या अचेतन। अधिगम किसी परिस्थिति से भिन्न ढंग से कार्य करने की क्षमता है जो कि परिस्थिति के अनुसार पूर्व अनुभव के कारण आती है। यह कथन किसका है? गुथरी महोदय का। किसका है सर? गुथरी महोदय का। अधिगम की प्रक्रिया में कितने चरण है सर? तो अधिगम की प्रक्रिया में 4 चरण है। हल का सबलीकरण सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। स्किनर का सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत है अधिगम का सिद्धांत। आगे है सर सूझ का सिद्धांत है। किसका सिद्धांत है सर? सूझ का सिद्धांत है, यह है कोहलर महोदय का। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव महोदय का। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? पावलोव महोदय। क्लासिकी अनुबंधन सिद्धांत में कौन से तत्व पर सर्वाधिक बल दिया गया है? यह है सर पुनरावृत्ति। क्या ये? पुनरावृत्ति। थॉर्नडाइक का संबंध था, किससे संबंध था सर? अमेरिका से। थॉर्नडाइक महोदय का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से। मनोवैज्ञानिक पावलोव, आपने सुना होगा पावलोव का जो प्रयोग है सर वो किस पे था? कुत्ते पे। पावलोव के सर 3 सिद्धांत है, संबंध प्रत्यावर्तन सिद्धांत, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत और है आपका अनुकूलित क्रिया। नेक्स्ट है कि अनुकूलित अनुक्रिया में प्राकृतिक उद्दीपन क्या है? तो सर इसका जो प्राकृतिक उद्दीपन है वह है भोजन। थॉर्नडाइक ने किस जानवर पर प्रयोग किया है? उन्होंने किया है सर किस पे? बिल्ली ने। ध्यान रखिएगा कि जो पावलोव है वो कुत्ते पर प्रयोग किए थे और जो थॉर्नडाइक है वो जो है बिल्ली पे किए थे सर। सामान्य तौर पर शिक्षण के सिद्धांत कितने हैं सर? तो सामान्य तौर पर शिक्षण के सिद्धांत 6 है, यानी 6 है। क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत माना जाता है शिक्षण का सिद्धांत। क्या माना जाता है सर? शिक्षण का सिद्धांत। शिक्षण के सामान्य सिद्धांत हैं क्रिया द्वारा सीखने का सिद्धांत, जीवन में संबंधता का सिद्धांत, हेतु प्रयोजन का सिद्धांत, चुनाव का सिद्धांत, विभाजन का सिद्धांत और है सर पुनरावृत्ति का सिद्धांत। नेक्स्ट है सर कि बालक किसी पाठ्य वस्तु अथवा ज्ञान को अपने मस्तिष्क में ठोस प्रकार से तभी जमा कर सकता है जब बालक को कराया जाए बार बार आवृत्ति। देखिए सर कि बार बार आवृत्ति कराने से बालक जो है किसी पाठ्य वस्तु या ज्ञान को अपने मस्तिष्क में एकदम जमा कर लेता है, मतलब याद कर लेता है। संपूर्ण पाठ्यवस्तु को बालक के सामने प्रस्तुत करना चाहिए उचित खंडों में। बालक के सामने पाठ्य सामग्री से अनंत ज्ञान को रखना चाहिए चुन चुन कर। बालक को अपने जीवन से संबंधित वस्तुओं का ज्ञान प्राप्त करना होता है स्वाभाविक रुचि। सीखने के नियमों का प्रतिपादन दिया है थॉर्नडाइक महोदय ने। जो सीखने के नियम का प्रतिपादन दिया है वो दिए हैं थॉर्नडाइक महोदय ने। थॉर्नडाइक के थॉर्नडाइक के जो सिद्धांत का संबंध पाया जाता है SR से। अब सर पूछता है कि S प्रकार का अनुबंधन होता है, ये होता है क्रियाशील अनुबंधन। कौन सा होता है ये? क्रियाशील अनुबंधन। प्रभाव का नियम सर किसने दिया था? प्रभाव का नियम दिए थे थॉर्नडाइक।
संबंधवाद का सिद्धांत के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। संबंधवाद के प्रतिपादक है थॉर्नडाइक। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम ये किसने दिया था? ये दिया था सर थॉर्नडाइक। ये इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार और सुन लीजिए ध्यान से। प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता का नियम किसने दिया सर? ये थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम आधारित है सीखने की प्रक्रिया में बार बार दोहराने से संबंध दृढ़ होता है। अभ्यास का नियम का मतलब क्या हो गया? अभ्यास करना, बार बार दोहराना। प्राणी पर प्रभाव पड़ता है, किसका प्रभाव पड़ता है सर? एस उद्दीपक का। किसका प्रभाव पड़ता है? एस उद्दीपक का। प्राणी जिसके फलस्वरूप कार्य करता है वह है सर आर अनुक्रिया। क्या है सर? वो आर अनुक्रिया। प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत है थॉर्नडाइक का। प्रयास एवं त्रुटि मूलभूत सिद्धांत किसका है सर? थॉर्नडाइक का। स्किनर ने अधिगम के सिद्धांत पर पहला प्रयोग किया सर चूहे पे। स्किनर ने अधिगम का जो पहला प्रयोग किया किस पे किया? चूहे पे। और इनका जो दूसरा प्रयोग था सर स्किनर महोदय का वो था कबूतर पे। यानी पहला प्रयोग इन्होंने किया चूहे पे और दूसरा किस पे किया? कबूतर पे। उत्तेजना का संबंध है क्रिया प्रसूत। उत्तेजना का संबंध है क्रिया प्रसूत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था स्किनर ने। क्रियात्मक अनुबंधन सिद्धांतों के प्रतिपादक थे B.F. स्किनर। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया यह है सर V.F. स्किनर। क्रिया प्रसूत अनुबंधन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो नैमित्तिक अनुबंधन के नाम से जाना जाता है। यानी नैमित्तिक अनुबंधन के सिद्धांत को क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से भी जाना जाता है। कोहलर कहाँ का निवासी था? तो सर कोहलर जर्मनी का निवासी था। कोहलर ने किस जानवर पर प्रयोग किया था? वन मानुष पे। कोहलर ने किस पे किया था सर? वन मानुष पे। कोहलर ने चिंपांजी का कहाँ बंद किया? यानी जो वनमानुष था, जो चिंपैंजी था, उसको बंद कहाँ किया था? तो सर उसको बंद किया था वो पिंजड़े में। और जो वनमानुष का नाम क्या रखा था उसने? तो उसने वनमानुष का नाम रखा था सर सुल्तान। यानी कोहलर ने वनमानुष का नाम क्या रखा था? सुल्तान। सूझ सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत दिया था कोहलर ने। क्या उनसे दिया था? कोहलर ने। कोहलर का विचार आधारित था गेस्टल्ट वादी विचार। गेस्टाल्टवादी विचार। देखिए कोहलर का जो विचार था सर वो गेस्टाल्टवादी विचार था। सूझ का आधार क्या है? तो सर सूझ का आधार है कल्पना। सबलीकरण का सिद्धांत था हल। चिन्ह अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक हैं टॉलमैन। चिन्ह प्रतिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? टॉलमैन। यह कह रहा है कि संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत के प्रतिपादक हैं कूट लेविन। कौन है ये? कूट लेविन। थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक ने अधिकतम सिद्धांत आधारित है? ये है सर आपके हल के। थॉर्नडाइक के नियम पर किस मनोवैज्ञानिक के अधिकतम सिद्धांत आधारित है? तो है ये हल के। देखिए मेरे प्यारे साथियों, आज का जो मैं आपको कंटेंट ला के दिया हूँ सर ये बहुत ही महत्वपूर्ण कंटेंट था। इससे आपको क्या है सर कि जो भी कंटेंट है वो आपको पेपर के लिए काफ़ी ही उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। तो आपसे यही गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों के बीच शेयर करें। जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं, चाहे व्हाट्सएप हो, टेलीग्राम हो, इंस्टाग्राम हो, सब पे शेयर करें। और जो इस चैनल पे नए आए हैं उनसे हमारी ये विनम्र प्रार्थना है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि उन्हें आने वाले अपडेट मिलता रहे और जो भी इम्पोर्टेंट वीडियो आए वो उनसे अवगत होते रहें और अपनी तैयारी को एकदम धारदार रूप से करते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।